Hello aspirant, welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dinesh Darsena. I come through this video explain Chhattisgarh budget related various dimension. So now let's start video. So please watch our video till the end. हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ बजट के 2023-24 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण नामक यह विवरण मुख्य बजट दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को 3 भागों में, जिनके अनुसार सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है। ये भाग इस प्रकार हैं: संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा। अब बात करते हैं सरकारी लेखे की संरचना पर। सबसे पहले संचित निधि के बारे में। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) और 266(3) से बिलोंग करता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व ट्रेजरी बिलों, ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों के द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण तथा ऋणों की वापसी से प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि बनाते हैं, जिसे राज्य की संचित निधि कहा जाता है। इस निधि में से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा संविधान में उपबंधित परियोजनाओं के लिए और रीति से ही विनियोजित की जा सकती है, अन्यथा नहीं। सामान्य भाषा में यह कह सकते हैं कि संचित निधि से कोई भी धनराशि विधानसभा की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। संचित निधि के 3 प्रभाग हैं। पहला राजस्व लेखा। यह मुख्यतः विभिन्न करों व शुल्कों, सेवाओं के लिए फीस, जुर्मानों और जब्तियों आदि से प्राप्त सरकार की वर्तमान आय और इस आय से पूरे किए जाने वाले व्यय का लेखा होता है। राजस्व खाते से किए जाने वाला व्यय सामान्यतः सरकारी कार्यालयों और विभिन्न सेवाओं के संबंध में तथा सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर देय ब्याज के भुगतान आदि के लिए होता है। दूसरा पूंजी लेखा। मोटे तौर पर यह पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो भौतिक और स्थायी प्रकार का ठोस और परिसंपत्तियों जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, भवन, भूमि, मशीनरी, संयंत्र आदि की वृद्धि या उनके निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश भी सम्मिलित होते हैं। तथापि यह अनिवार्य नहीं है कि ठोस परिसंपत्तियों सदैव उत्पादक ही हो या उनसे राजस्व की प्राप्ति ही होती हो। पूंजीगत लेखे में से किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के सारे व्यय तथा उससे चालू किए जाने वाले अवधि तक के अनुरक्षण व्यय और निर्माण कार्यों के आवश्यक विस्तार तथा सुधारों के संबंध में अन्य व्यय भी किए जाते हैं। किंतु अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद दिन प्रतिदिन के रख रखाव और मरम्मत संबंधी व्यय तथा कार्य संपादन व्यय राजस्व लेखे से किए जाते हैं। कार्यालय प्रयोग हेतु मशीनरी एवं संयंत्रों के क्रय पर होने वाला व्यय राजस्व व्यय माना जाएगा, जबकि विभाग की कार्यात्मक इकाइयों में प्रयोग के लिए मशीनरी, संयंत्र एवं वाहनों के क्रय पर होने वाला व्यय पूंजीगत माना जाएगा। स्वायत्त शासित संस्थाओं और अन्य पार्टियों आदि को दिए जाने वाले ऐसे अनुदान जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन होता है को भी पूंजीगत व्यय में सम्मिलित किया जाता है। पूंजी लेखे पर होने वाले व्यय को सामान्यतः उधार ली गई निधियों अथवा रोकड़ शेषों से भी पूरा किया जाता है। तीसरा ऋण लेखा। इस प्रभाग में सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशियां, जिनमें ऐसे उधार लोन जो पूर्णतः अस्थायी प्रकार के होते हैं, जिनमें अल्पकालिक ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ट्रेजरी बिल और अर्थोपाय संबंधी अग्रिम धनराशियां और ऐसे अन्य उधार भी सम्मिलित होते हैं जिन्हें स्थायी ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। ऋण लेखा में ही सरकार द्वारा दिए गए उधार और अग्रिम की धनराशियों तथा सरकार द्वारा दिए गए उधारों के प्रतिदान और सरकार द्वारा दिए गए उधार और अग्रिम धनराशियों की वसूली भी दर्शाई जाती है। अब दूसरा आकस्मिकता निधि। कभी कभी ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि जब सरकार को किसी प्रयोजन के लिए विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने के पहले ही अप्रत्याशित खर्च करना पड़ जाए। इस तरह का खर्च करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 267(2) में राज्य आकस्मिकता निधि स्थापित करने की व्यवस्था दी गई है। यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है। उसमें श्री राज्यपाल ऐसे अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम देते हैं जिनके लिए बजट प्रावधान विद्यमान नहीं है, किंतु जिन्हें विधायिका से प्राधिकृत कराने तक के लिए टाला जाना या तो प्रशासनिक दृष्टि से संभव न हो, या जिन्हें जब तक के लिए टालने से गंभीर असुविधा या गंभीर क्षति या जन सेवाओं को नुकसान की संभावना हो। छत्तीसगढ़ राज्य आकस्मिकता निधि
2001 को बना था, जिसके तहत उस समय 40 इस मद के लिए 40 करोड़ का प्रावधान था। उसमें संशोधन कर वर्तमान में 100 करोड़ तक का प्रावधान है। अब तीसरे बात करते हैं लोक लेखा के बारे में। सरकार द्वारा उसकी ओर से ऐसी धनराशि भी प्राप्त की जाती है और संवितरण की जाती है जिनका संबंध समेकित निधि से नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में किसी प्रयोजन के निष्पादन के लिए जमा की गई धनराशियां या विभिन्न भविष्य निधियों, प्रोविडेंट फंड और रक्षित निधियों, रिजर्व फंड आदि में जमा की जाने वाली धनराशियां, ऐसे धनराशियां संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत जमा की जाती है। आमतौर से लोक लेखा में जमा धनराशियां सरकार की नहीं होती, क्योंकि इन धनराशियों को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जो इसे जमा करते हैं वापस देना होता है। इसलिए लोक लेखा से धनराशियों के संवितरण के लिए विधानमंडल की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। तीसरा, घाटा अतिरिक्त। घाटा या अतिरेक। पहला, राजस्व घाटा या राजस्व अतिरेक। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा, राजस्व अतिरेक की संज्ञा दी जाती है। राजकोषीय घाटा। छत्तीसगढ़ राजकोष अधिनियम के तहत किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की समेकित निधि से कुल संवितरण ऋण के प्रति संदाय को छोड़कर से है। या दूसरा, स्वकर और करेत्तर राजस्व प्राप्तियों राज्य को भारत सरकार से न्यायगमन और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार संबंधी अपेक्षाओं व ऋण की शुद्ध प्रतिसंदाय को रूपित करता है, से अधिक राज्य सरकार की समेकित निधि से उधारों को लेकर ऋण हेतु प्रतिसंदाय को छोड़कर है। अच्छा, इसको सामान्य शब्दों में समझे तो राजस्व घाटा बराबर कुल व्यय ऋण के प्रतिसंदाय ऋण कुल प्राप्तियां ऋण प्राप्तियां से है। अब तीसरा, प्राइमरी घाटा। सकल राजस्व घाटे की जो राशि आकलित होती है उसमें से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राइमरी घाटा दर्शाती है। लेखों के अनुभाग एवं इसके सेक्टर। राजस्व लेखा का प्राप्ति शीर्ष और भुगतान शीर्ष। राजस्व लेखा का प्राप्ति शीर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें कर राजस्व है। कर राजस्व के 3 भाग हैं: आय एवं व्यय पर कर, संपत्ति और पूंजी के ट्रांजैक्शन पर कर, वस्तु एवं सेवाओं पर कर। दूसरा, करेत्तर राजस्व, राजकोषीय सेवाएं, ब्याज की प्राप्ति, अन्य करेत्तर राजस्व, इसमें है सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। और तीसरा महत्वपूर्ण है सहायता, अनुदान तथा अंशदान, जो प्राय सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होता है। भुगतान शीर्ष में ये यूँ तो बहुत सारे लेकिन मूलतः 4 हैं। सामान्य सेवाएं, जिसमें राज्य के तत्व राजकोषीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, ऋण सेवा, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन, विविध सामान्य सेवाएं, रक्षा सेवाएं आती है। सामाजिक सेवाएं शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सूचना प्रसारण, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समाज कल्याण, पोषाहार, अन्य आते हैं। आर्थिक सेवाएं कृषि संबंध सेवाएं, ग्राम विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, विज्ञान टेक्नोलॉजी, सिंचाई बाढ़ कार्यक्रम, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, संचार। लेखा वर्गीकरण और लेखा शीर्षक की कोड संरचना और अनुच्छेद 150। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और भुगतान के अनुमान लेखाओं के वर्गीकरण की उसी प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निहित है। इस वर्गीकरण का विधायक और जनता को यह समझने में सहायता देता है कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है और इस तरह खर्च करने में सरकार के उद्देश्य क्या हैं। अब अनुच्छेद 150 में लिख तो दिया गया है कि इसका निर्धारण इसके अनुसार होगा, लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के लिए एक जैसे निर्धारित किए गए हैं। मतलब आप समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के लिए जितने संचित निधि हैं, आकस्मिकता निधि हैं और लोक निर्गण निधि हैं और ये जो इनके सब हेड हैं, वो कोड पूरे देश में एक समान रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि 2 राज्य सरकारों के बीच तुलनात्मक अध्ययन हो सके, सरकार को पता चल सके कि संचित कौन से राज्य में संचित निधि पे ज़्यादा व्यय हो रहा है, कौन से में कम हो रहा है, लोक लेखा निधि में किसी राज्य में क्या स्थिति है। ये सब एक ही हेड से आरबीआई को पता चल जाता है। आय व्यय अनुमान तैयार करने की क्या प्रक्रिया होती है? इसमें 2 वर्ष के पूर्व के वास्तविक आंकड़े रहते हैं जो केक से वेरीफाई होता है। बजट वर्ष से पूर्व वर्ष का मूल बजट अनुमान, तीसरा बजट वर्ष से पूर्व वर्ष का पुनरीक्षित अनुमान और चौथा बजट वर्ष का अनुमान। अब
ये महत्वपूर्ण है वित्त मंत्री के बजट भाषण का भाग। छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री है उसके बजट भाषण के 7 भाग में विभाजित है, जिसमें पहला है आय व्यय। इसमें बजट के इस खंड में राज्य की राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा लोक लेखा के संबंध में संकलित राशियों की जानकारी दी जाती है। दूसरे भाग में राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों, कर तथा करेतर एवं लोक लेखा के विस्तृत विवरण इस खंड में दिए जाते हैं। राजस्व प्राप्तियों व लोक लेखा के अनुमानों के संबंध में स्पष्टीकरण टिप भी दी जाती है। तीसरा, विभिन्न विभागों के व्यय का संक्षिप्त मांग। खंड 4, इस खंड में विभिन्न मुख्य शीर्षों में व्यय हेतु प्रावधानित राशियों का मांग संख्यावार, शुद्ध धन राशि के विवरण सहित संबंधित जानकारी दी जाती है। इसी खंड में नई सेवा अथवा नई सेवा के साधनों की जानकारी का संकलन भी दिया जाता है। जब भी कोई नई योजना चालू होती है, बजट में समय जो घोषणा होती है वो इसी खंड में संबंधित रहता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि जो सरकार नई योजना चालू करती है उसका बजट कौन से हिस्से पे मतलब दे सकता है एग्जाम में। पांचवा, इस खंड में राज्य शासन द्वारा विभिन्न एजेंसियों के पक्ष में दी गई प्रत्याभूतियों के विवरण संबंधी जानकारी दी जाती है। मतलब किस किस एजेंसी के थ्रू सरकार ने कर्ज लिया, इसकी जानकारी यहाँ से पता चलती है। छठवां, इस खंड में राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया अंतरण दर्शाया जाता है। और बजट का खंड 7वां, इस खंड में राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय को दिया गया अंतरण दर्शाया जाता है। परिणामी बजट विभिन्न विभागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा के लिए प्रायोगिक स्तर पर कतिपय मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों के आधार पर विभागीय योजनाओं के परिमाणात्मक संकेतकों को परिणामी बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जेंडर बजट विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं में महिला घटक हेतु लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या को पृथक रूप से दर्शाने हेतु योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। इस आधार पर ऐसी योजनाएं जो 100% महिला हितग्राहियों के लिए है तथा वे योजनाएं जिनमें महिलाओं की भागीदारी 30% से ज्यादा है को पृथक रूप से जेंडर बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृषि बजट इस बजट में किसी क्षेत्र के विकास एवं कृषकों के हित में संचालित गतिविधियों का समावेश किया गया है एवं इन गतिविधियों पर व्यय की जानकारी शामिल की गई है। युवा बजट विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं में युवा केंद्रित एवं 50% से अधिक संख्या में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या को पृथक रूप से दर्शाने हेतु योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। इस आधार पर ऐसी योजनाएं जो 100% युवा हितग्राहियों के लिए है तथा वे योजनाएं जिसमें युवाओं की भागीदारी 50% से ज्यादा है को पृथक रूप से युवा बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चाइल्ड बजट विभिन्न विभागों के बजट में बच्चों आयु समूह 0 से 18 वर्ष के लिए प्रचलित योजनाओं में किए गए प्रावधानों के विवरण को विभागवार एवं योजनावार दर्शाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, संरक्षण, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य व सुपोषण तथा उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान रखते हुए योजनाओं को परिणाम मूलक तरीके से संचालित किया जाना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवा बजट में युवाओं के परसेंटेज जो है वो 50% पे है, ठीक है, लेकिन जो जेंडर बजट है उसमें महिलाओं का परसेंटेज अगर 30% से ऊपर है किसी भी योजना में तो उसे जेंडर बजट में शामिल किया गया है।